तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोमे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस टॉक पर। तो जैसा कि आपने हमने पिछली क्लास में मानव रोग से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करी थी और आगे भी अपन प्रश्नों के माध्यम से पूरे जो टॉपिक को अपन डिस्कस करने वाले हैं। हर पूरा टॉपिक जैसे कि हमने सारे रोग जीवाणु से संबंधित लगभग रोग वहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब वायरस से संबंधित कुछ रोग वहाँ पर देख लेते, कब कुछ रोग यहाँ पर देख लेंगे। और साथ ही अपन सिलेबस के आधार पर इस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन के आधार पर भी अपन इस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। और आपको जैसे मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि आपके सिर्फ सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग यानी जो संक्रामक रोग है वही अपने को पढ़ने हैं। बाकी जो वंशानुगत रोग या गैर संक्रामक रोग है जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, वो सभी अपने को यहाँ नहीं पढ़ना। वंशानुगत रोग की बात करें, जेनेटिक जो डिजीज है उनको भी अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अदर एग्जाम्स के अंदर आता है, कई बार कहीं जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट टॉपिक दे रखा होता है मानव रोग, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मानव रोग के अंदर तो क्या आ गए, सारे रोग आ गए, बहुत बड़ा टॉपिक होता है मानव रोग। ठीक है, लेकिन अपने को क्या यहाँ पर जो पढ़ना है केवल सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ना है। बात करें वंशानुगत रोग या जिसे अपन जेनेटिक या आनुवंशिक रोग बात करें तो उनकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जो रीट के अलावा जैसे अन्य आरएस, पीएसआई, पटवार, पुलिस, इनसे संबंधित जो एग्जाम्स है उनके अंदर क्वेश्चन आते हैं उनके, तो वो उस वीडियो को अलग से देख सकते हैं। रीट वालों को बिल्कुल नहीं देखना वो वीडियो। बाकी आगे बात करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन हमने समाप्त करे थे। अगला क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे पहला या 10 से आगे क्वेश्चन आएगा अपना 11वां। पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और 10 क्वेश्चन के माध्यम से हमने लगभग टॉपिक यानी जीवाणु से होने वाले रोगों की बात कर ली थी। आगे बात करते हैं पहला, निम्न में से भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। 3 बार ये क्वेश्चन आ गया, रतौंधी रतौंधी रतौंधी। ठीक है, और तीनों बार यही आया है रतौंधी। पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में भी आया हुआ था क्वेश्चन, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अब यहाँ पर प्रोटीन की कमी से होता है या वसा की कमी से होता है या विटामिन ए की कमी से होता है या विटामिन सी की कमी से। हमने विटामिनों से संबंधित रोग तो वहां देख लिए थे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। बात करें विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। ये अपन बात कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकोर रोग होता है या मेरास्मस जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। बात कर वसा की। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा, रतौंधी रोग जो होता है अपना विटामिन विटामिन ए की कमी से रोग होता है। आंसर हो गया विटामिन ए, रतौंधी रोग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र यानी एड्स जो होता है जिसे अपन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोल देते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सी बीमारियों का, एक बीमारी नहीं होती सिंड्रोम। जहां पर सिंड्रोम शब्द आ गया मतलब उसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती। एड्स के अंदर भी क्या होता है, बीमारियों का समूह। मतलब एक सिस्टम खराब होता है फिर उससे क्या हो जाती है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लग जाती। तो एड्स का पूरा नाम तो पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। बात करें तो इसके अंदर जो है आपका ये जो वायरस होता है ये हमारे शरीर के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है जिसे अपन प्रतिरक्षा तंत्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, या इसे बोला जाता है इम्यून सिस्टम। क्या बोला जाता है, इम्यून सिस्टम। इस इम्यून सिस्टम को कमजोर करने का काम कौन करता है, हमारा जो एड्स बीमारी का जो वायरस होता है जिसे अपन बोल देते हैं HIV, ये वायरस इसको कमजोर करने का काम करता है। और इसमें भी हमारी जो टी लिम्फोसाइट सेल होती है उनको नष्ट करने का काम करता है ये एड्स का वायरस HIV। ठीक है, तो एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा हो गया अपना, प्रतिरक्षा तंत्र। कौन सा हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम हो गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन से संबंधित हमने क्या आ गया, यहाँ पर एड्स आ गया। तो एड्स से संबंधित पूरी चर्चा अपन करने वाले हैं। एड्स से संबंधित अपन पूरे जो है
इसका। अब बताओ एड्स का पूरा नाम क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी एक्वायर्ड अर्जित इम्यूनो प्रतिरक्षा डेफिशिएंसी न्यूनता सिंड्रोम समूह। ठीक है, रोग कारक का नाम बताइए। रोग कारक का नाम, यहां पर रोग कारक का नाम क्या है? HIV। क्या है रोग कारक का नाम? HIV। इसे बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या करता है? इसकी जो खोज की थी वो ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने की थी। यानी HIV की खोज किसने करी थी? ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने करी थी। अगर बात करें ये जो HIV वायरस है, ये क्या है? एकल रज्जुक यानी सिंगल स्टैंडर्ड रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है? ये जो क्या करता है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाई जाती है। इस वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्शन के जो विपरीत क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें क्या करते, इसमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करते हैं। जो क्या करते हैं, ये एंजाइम आरएनए को डीएनए में चेंज कर देते हैं। यानी ट्रांसक्रिप्शन तो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए का आरएनए में चेंज। डीएनए को जब आरएनए में परिवर्तन होता है उसे तो बोल जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स, इसका जो रिवर्स प्रोसेस यानी इसका उल्टा प्रोसेस क्या होता है? आरएनए को डीएनए में चेंज करना। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? आरएनए को किस में बदल देते हैं? डीएनए में बदल देते हैं। ठीक है, लक्षण क्या है? लगातार वजन में कमी होगी, लंबे समय तक बुखार व दस्त होना, लसिका गांठों का फूल जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति की WBC की संख्या में क्या होने लगती है? कमी। WBC अलग अलग प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट, WBC में भी बात करें तो WBC में जो लिम्फोसाइट होती है और लिम्फोसाइट में भी टी लिम्फोसाइट की संख्या में क्या करता है? कमी करता है। कमी आने से क्या कर, अन्य दूसरे संक्रमण भी क्या होने लग जाते हैं? अन्य दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित होने लग जाते हैं और व्यक्ति के अंग धीरे धीरे क्या करने लग जाते हैं? कार्य करना बंद कर देते हैं और लास्ट में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी इस एड्स का अभी तक हाल ही में अभी तक तो है किसी भी प्रकार का उपचार नहीं दिया जाता है, लेकिन वो लास्ट के अंदर मृत्यु होती है। कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं? उसको रोका जा सकता है, संक्रमण को कुछ समय के लिए डिले किया जा सकता है, देरी कर सकते हैं उसके अंदर। फिर बात करें संक्रमण कैसे कैसे होता है। इसका जो संक्रमण होता है असुरक्षित यौन संपर्क से, रोगी या संवाहक व्यक्ति के रुधिर आदान द्वारा, ऊतक या अंगों के दान से। यानी कोई रोगी व्यक्ति के साथ यदि असुरक्षित यौन संबंध बनाता है या रोगी या जो व्यक्ति है उसके साथ, रोगी व्यक्ति के साथ अगर रोगी व्यक्ति का रुधिर आदान यानी रक्त आदान, रक्त जो है उसका उपयोग करेंगे तो ऊतक या अंगों के दान से, यानी किसी रोगी व्यक्ति का जो ऊतक या अंग जो है अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ लगा दिए जाएंगे तो उससे भी रोगी द्वारा उपयोग में ली गई सुई, स्वस्थ मानव द्वारा प्रयोग, नशीली औषधि का प्रयोग, इंजेक्शन के द्वारा लेने से भी ये रोग हो सकता है। ये रोग जो है संक्रमित मां से उसके द्वारा पैदा होने वाले शिशु में भी हो सकता है। और शिशु को दुखद स्थिति यह है कि एड्स के विषाणु का संक्रमण होने पर, ठीक है, प्रभावित अंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, प्रभावित अंग क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम। क्या है? इम्यून सिस्टम। और इसके टेस्ट ध्यान रखने, एक तो एलाइजा टेस्ट है, एक है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एलाइजा टेस्ट की बात करें तो ये प्रारंभिक टेस्ट होता है जिसे अपन बोल देते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, इसके अंदर निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि अपन एड्स से या जो रोगी है वो एड्स का रोगी, इससे नहीं कह सकते। इसके लिए दूसरा टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये ज्यादा विश्वसनीय होता है किसकी अपेक्षा में? एलाइजा टेस्ट की अपेक्षा में ज्यादा विश्वसनीय होता है और निश्चयात्मक परीक्षण होता है। और इस जो है ये पीसीआर आधारित, कौन सा है? पीसीआर आधारित टेस्ट है। कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर आधारित जो टेस्ट है वो कौन सा है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अगर मैं बात करूं इसके उपचार की, तो उपचार में ध्यान रखना है कि एड्स रोग का जो बचाव ही क्या है? उपचार है।
यानी आप जितना इस रोग से बच के चलोगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा, हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए क्या रहेगा, ठीक रहेगा। उपचार उपलब्ध नहीं है अभी तक, बचाव भी उपचार है, बचोगे जितना बचोगे उतना ही उपचार उपलब्ध नहीं। लेकिन कुछ दवाइयाँ होती है जैसे जीडोवुडिन जैसी कुछ दवाइयाँ होती है जो रोगी को कुछ समय तक, कहाँ तक, कुछ समय तक संक्रमण से बचा सकती है, यानी कुछ समय तक वो संक्रमण को रोक सकती है, लेकिन आपकी मृत्यु या जो रोगी की मृत्यु इसमें क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, रोगी की मृत्यु क्या हो जाती है, इसमें निश्चित हो जाती है। तो कुछ समय के लिए रोकने का काम करेगी जुडोवुडिन। ठीक है, बचाव उपचार है, जितना अपन इस रोग से बचेंगे या रोगी तो उसके लिए उतना ही सही होगा। उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन रोगी को अगर अपन जीडोवुडिन जैसी कुछ औषधियां देंगे तो वो कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं, इसको डिले कर सकता है, रोक सकता है। आगे इसी रोग की बात करेंगे, एड्स रोग संक्रमण की बात करें। अब इसके बचाव का और क्या तरीका हो सकता है, एकमात्र तरीका क्या है बचाव का, कि जिन कारणों से ये फैलता है, कौन से कारणों से ये फैलता है, उनसे अपने को क्या करना है, दूर रहना है। क्या रहना है, दूर रहना है। जिन कारणों से ये फैलता है उनसे बच के रहना है, दूर रहना है। क्या, सबसे पहला ध्यान रखना है कि जब भी इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता हो, कभी भी आप इंजेक्शन लगवाने जाओ तो क्या देखना है, डिस्पोजल सुई या फिर साफ या निर्जमीकृत सुई का क्या करना है, प्रयोग करना है। ऐसा नहीं किसी और की सुई किसी और के दे दी जाए। ठीक है, एक बार जो सुई या एक बार जो इंजेक्शन काम में ले लिया, एक बार जो सिरिंज काम में ले ली, उसको आपको दोबारा उपयोग नहीं करना है। दूसरा, अधिकृत जो रक्त बैंक होते हैं यानी जो ब्लड बैंक होते हैं, उनसे एड्स के लिए सुरक्षित रुधिर आदान हेतु उपयोग में करना, यानी एड्स पता करना है उस रोग के अंदर। फिर बात करें, यौन संबंध सिर्फ एक विश्वसनीय साथी तक सीमित रखें, विश्वसनीय साथी के साथ ही यौन संपर्क करें। सुरक्षित यौन संबंध के लिए निरोध या कंडोम का प्रयोग करें, यानी इसका प्रयोग करना बहुत जरूरी। ठीक है, निरोध के प्रयोग से पर्याप्त सीमा तक एड्स से बचा जा सकता है, यानी बचने की संभावना है किसके, निरोध के प्रयोग से। ठीक है, दूसरे मनुष्य द्वारा उपयोगित सुई से नशीली दवाओं का सेवन न करें। अगर किसी एक सुई को किसी मनुष्य ने उपयोग में किया हुआ है तो उसी सुई को आप उपयोग में ना लें। एड्स से पीड़ित महिलाएं गर्भधारण न करें, यानी जो महिलाएं एड्स से पीड़ित है, एड्स की रोगी है, वो गर्भधारण ना करे। अगर गर्भधारण करेगी तो क्या, तो वो जो व्यक्ति होगा, जो पुरुष होगा, वो क्या होगा, इस रोग से पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर, आगे बात करते हैं और क्या क्या ध्यान रखना है एड्स के अंदर। एड्स के अंदर जो HIV वायरस क्या करता है, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, क्या करता है हमारे शरीर में, प्रवेश करने के पश्चात ये क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, वृहद भक्षाणु, किसमें, वृहद भक्षाणु, जो हमारी WBC होती है, वृहद भक्षाणु, उसमें क्या करता है, RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की सहायता से विषाणु संक्रमित DNA का निर्माण कर लेता है। यानी RNA से DNA बना रहा है और DNA जो बनेगा वो कौन-सा होगा, विषाणु संक्रमित। क्यों, किससे संक्रमित होगा, HIV से संक्रमित DNA का निर्माण कर लेता है। और ये जो संक्रमित DNA, ये संक्रमित वृहद भक्षाणु क्या करते हैं, शरीर की जो टी सहायक, जो टी हेल्पर सेल होती है, उसकी कोशिका में क्या करने लग जाता है, कमी करने लग जाता है, और जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसी की बात करें तो HIV जो है दक्षिणी अफ्रीका के बंदरों से मनुष्य में प्रवेश कर जाता है। यानी जो HIV वायरस जो है वो कहाँ से आया था, ये बंदरों से आया था, दक्षिणी अफ्रीका के बंदरों से आया था। और बात करें भारत में जो HIV संक्रमित प्रथम रोगी था वो सन 1981 में मिला था। कब मिला था, सन 1981 में। कहाँ मिला था, चेन्नई के अंदर। कहाँ मिला था, चेन्नई में देखा गया। इस रोगी को क्या कहा गया, मृत्यु वारंट कहा गया। यानी जो पहला रोगी एड्स का देखा गया था सन 1981 के अंदर, भारत के अंदर, जो चेन्नई के अंदर देखा गया था, उस रोगी को क्या कहा गया, मृत्यु वारंट या डेथ वारंट के नाम से बने। राजस्थान में प्रथम रोगी कहाँ मिला, पुष्कर में, 2001 के अंदर, 2001 के अंदर राजस्थान में मिला। 1 दिसंबर 1988 से, कब से, 1988 से हर साल, हर वर्ष या प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 1 दिसंबर 1988 से। ठीक है,
एड्स जागरूकता का प्रतीक क्या है? रेड रिबन। क्या है? रेड रिबन। और इस एड्स जागरूकता के लिए, एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2007 को, कब? 1 दिसंबर 2007 को एक ट्रेन चलाई गई एड्स जागरूकता के लिए। यानी लोगों को एड्स से जागरूक करने के लिए क्या चलाई गई? एक ट्रेन चलाई गई जिसका नाम क्या रखा? रेड रिबन। क्या रखा? रेड रिबन। क्योंकि एड्स का जो प्रतीक है वो क्या है? रेड रिबन। और इसी रेड रिबन के नाम से क्या चलाई गई? एक ट्रेन चलाई गई। क्योंकि क्यों चलाई गई? क्योंकि एड्स के प्रति लोग जो है जागरूक हो। भारत सरकार ने एड्स के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको का गठन 1962 में किया। यानी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको का जो गठन किया था 1962 में किया था। किसने? भारत सरकार ने। एड्स रोग का कथन क्या है? वही ध्यान रखना है, जानकारी ही बचाव है, बचाव ही उपचार है। जानकारी ही बचाओ और बचाव ही उपचार है। जितना जानकारी रखोगे वही क्या है? अपना बचाव है, और बचाव ही क्या है? उपचार है। यानी वर्तमान में इसकी कोई भी दवाएं नहीं है। कुछ दवाएं जो इनको रोक सकती कुछ समय के लिए, बाकी परमानेंट अभी तक कोई दवा नहीं आई। ठीक है, तो एड्स रोग के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अब जो अगला प्रश्न आएगा, इस अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है अपना, क्या है अगला प्रश्न? संक्रामक रोग यानी कंटेजियस डिजीज। हैजा होने का कारण है, हमने पढ़ लिया। हैजा रोग जिसे हमने कोलेरा कहा था, विसूचिका कहा था, ये कौन से जीवाणु से होता है? बताइए, इसमें से कौन सा जीवाणु होगा? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होगा क्या? ये नहीं होगा। ये जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये टिटेनस रोग, किसमें? टिटेनस जो होता है वो किसकी कमी से या किस रोग कारक के कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ये जो है टीबी रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? टीबी। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या करता है? ये लेप्रोसी रोग। कौन सा? लेप्रोसी, या इसी को बोला जाता है कुष्ठ रोग। क्या बोला जाता है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग होने का कारण क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। दोनों क्या है यहाँ पर? माइकोबैक्टीरिया से होने वाले रोग। ठीक है, बात करें विब्रियो कोलेरी, जो कोमा की आकृति का बैक्टीरिया था। हमने पिछली क्लास में देखा था, लास्ट के अंदर देखा था कि जो हैजा है वो किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और इस बैक्टीरिया की वजह से हमारे शरीर के अंदर उल्टी दस्त, लगातार उल्टी दस्त रहते हैं, और हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी होने लग जाती है, निर्जलीकरण की क्रिया होती है। बताया था उसके उपचार में अपन ORS का घोल लेते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। तो यह अपना आंसर क्या हो गया? विब्रियो कोलेरी। अब इसमें कौन सा रोग नहीं पड़ा, वो रोग अपन आगे पढ़ लेंगे। बात करें आगे, हमने जो है पिछले जो जीवाणु से संबंधित रोग की बात करें उसमें ये रोग रह गया था। तो ये अपन ने जैसे ही ऑप्शन आया उस ऑप्शन के साथ हमने क्या कर लिया? इस रोग को यहाँ पर ले लिया। बात करें इस रोग की, यहाँ पर टिटनेस को क्या करते हैं अपन? लॉकजा रोग भी कहते हैं। लॉकजा मतलब जो हमारा जबड़ा जो होता है, जो होता है वो क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है। बत्तीसी बंद करना, जिसे बंद होना जिसे अपन बोल देते हैं नॉर्मल जो सामान्य भाषा में। ठीक है, तो इसके जो रोग कारक का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, या टिटेनाई बोल देते हैं। इस रोग का प्रसारण जो होता है यानी संक्रमण होता है वो घाव अथवा त्वचा के खटे पटे स्थान पर रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से। यानी कभी कभी चोट लग जाती है या सड़कों पर कहीं भी कभार गिर जाते हैं, तो वहां पर अगर ये बैक्टीरिया मौजूद है तो उस घाव के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। कभी कभार लोहे की वस्तुओं पर पाया जाता है ये, तो जैसे लोहे की वस्तु पर कभी कभार हमारी जो लोहे की वस्तु से क्या हो जाती है? हमारी अंगुलियां कट जाती है, तो वहां पर भी घाव के माध्यम से क्या करता है? हमारे शरीर में प्रवेश हो जाता है। फिर बात करें इसके लक्षण जो है, टिटनेस रोग में क्या होता है? सिर दर्द होने लग जाते हैं, और व्यक्ति के जो है जबड़े बिछने लग जाते हैं, यानी जो बिछ जाता है। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं अपन? लॉकजो। क्या बोलते हैं? लॉकजो। यानी हमारे जो जबड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लॉक हो जाते हैं। व्यक्ति खाना निगल नहीं पाता। क्या नहीं निगल पाता? खाना। उसके साथ शरीर में ऐंठन आने लगती, और संक्रमण के लगभग 3-4 सप्ताह के भीतर रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है,
और यहाँ तक कि मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। इस रोग में जबड़े भी जाते हैं, अतः इसे क्या बोलते हैं, लोकजा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकजा। प्रभावित किसको कर रहा है, हमारे तंत्रिका तंत्र, हमारी मांसपेशियों को प्रभावित करता है। कौन, ये। इसमें जो बचाव के लिए टिटनस टॉक्साइड या टिटनस एंटीटॉक्सिन या डीपीटी का टीका, यानी आपने टिटनस का टीका जैसे ही लगाते हैं, जैसे ही ये रोग, मतलब जैसे कई बार चोट लग जाती है, जो लोहे की जो धारदार वस्तुओं से चोट लग जाती है, तो कभी तुरंत क्या लगाना चाहिए हमें, टिटनस का टीका, जिसे अपन डीपीटी का टीका या टिटनस टॉक्साइड भी बोल सकते हैं, या टिटनस एंटीटॉक्सिन का टीका भी लगा सकते हैं। आगे बात करें तो अगला, टिटनस के बाद आगे बात करें, कौन क्वेश्चन आएगा, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप लगभग कितना होता है। ये तो सभी को आना चाहिए क्वेश्चन। 2015 रीट 2015 जो आर्टेट रीट 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि मानो किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग सामान्य ताप कितना होता है। ये तो सबको पता होना चाहिए। जो ये जो होता है लगभग कितना होता है, लगभग क्या एग्जैक्ट, लगभग जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में अलग होता है, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन्स, ये क्या है, अलग अलग तापमान की जो इकाइयां हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, 37 डिग्री। कितना होता है, 37। ठीक है, आंसर जो आ गया अपना कितना, डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले क्वेश्चन की बात करें, डॉट्स किसका लघु स्वरूप है। हमने पिछली क्लास में टीबी के बारे में पढ़ा था, और टीबी में हमने पढ़ा था कि डॉट्स, ये भी 2015 के अंदर, सॉरी 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है रीट के अंदर। डॉट्स का लघु स्वरूप है। डॉट्स को क्या क्या बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी। क्या बोल देते हैं इसको, डायरेक्ट ट्रीटमेंट डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी बोला जाता है। मतलब पहला ही आंसर क्या हो गया, प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ। इसमें ये कोई योजना नहीं है, ये भी योजना नहीं है, न कोई कार्यक्रम नहीं। क्या है, ये एक उपचार है। क्या है, ये उपचार। आगे बात करते हैं, तो इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसमें लगभग डॉट्स की बात करें तो डॉट्स अपन पढ़ चुके हैं पूरा। टीबी से संबंधित जो कौन से भोजन समूह की किलो कैलोरी प्रति ग्राम, यहाँ से जो अपना भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, तीनों की बात करें, इस तीनों के अंदर कौन सा, यह बोल रहा है कि भोजन समूह की किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा जो देता है वो कौन सा खाद्य पदार्थ देगा। अब खाद्य पदार्थ की बात करें तो तीन मेनली अपने को ध्यान रखना है। एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक होता है वसा, फैट, और तीसरा अपने को ध्यान रखना है प्रोटीन। तीनों हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। ऊर्जा देने के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट तो हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं। लगभग ये जो है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग हमें कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4 कैलोरी। ऐसे ही बात करें प्रोटीन से भी लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो लगभग ऊर्जा देती है, लगभग समान ऊर्जा देने का कार्य करती है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें तुरंत एनर्जी देने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देने का कार्य है, सबसे ज्यादा ऊर्जा जो देती है वो कौन देती है, वसा लगभग 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से अपने को कितनी, लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है, लो। अब बताओ इसमें वसा किसमें पाई जाती है, जो तेलीय पदार्थ होते हैं उनमें वसा पाई जाती है। तेल है, वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन, इनमें क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी का स्रोत, प्रचुरतम स्रोत कौन सा होगा, तेल एवं वसा, दृढ़ फल व तिलहन इसके अंदर आ जाएंगे। और ये भी आपका 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये 2021 जो रीट लेवल 1 का जो पेपर है उसके अंदर 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब रीट लेवल 1 वालों के लिए भी, क्योंकि रोग से संबंधित, क्योंकि मानव रोग के
सामान्य रोग यानी मानव रोग, सामान्य रोग दे रखे हैं। सामान्य रोग के नाम से क्या दे रखा है, आपके सिलेबस में दे रखा है। तो सामान्य रोग आपको ध्यान में रखना है। रीट लेवल 1 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, 26/9/2021, 26 सितंबर 2021 को जो पेपर हुआ था L1 का, उसके अंदर आया हुआ। बात करें तो इसमें क्या करना है, सुमेलित करें और सही का चयन करना है, सुमेलित करना है। अब मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, और ये जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से उत्पन्न होते हैं। बात करें तो एक का सी इसमें भी है, एक का सी इसमें भी है, एक का सी इसमें भी है, तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर बात करें अमीबियासिस, या इसको बोला जाता है अमीबिया पेचिस बोला जा सकता है, या अमीबियासिस भी बोला जा सकता है। इस जो है ये भी क्या है, एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, और ये जो बीमारी है वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है। किससे होती है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ से होती है। कौन सी, अमीबियासिस। तो दूसरे का ए किसमें है, इसमें है, दूसरे का ए इसमें भी है, तो अभी इसमें नहीं है बी में, तो बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, कट हो गया। फिर बात करते हैं क्षय रोग, जिसे अपन बोलते हैं टीबी। टीबी के बारे में अपन बात कर चुके हैं। टीबी का जो बैक्टीरिया का नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका जो होगा तीसरे का क्या हो जाएगा, बी। तीसरे का बी दोनों में देखेंगे, तीसरे का बी किस में दिखाई दे रहा है, डी में, और इसमें नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, गलत। ऑप्शन डी रहेगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, हैजा जो है हमने लास्ट क्लास के अंदर बात भी करी थी, जो है विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो फोर्थ का डी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर क्या होगा, एकदम सही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से रोग जो प्रोटोजोआ जनित बीमारी है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो प्रोटोजोआ जनित रोगों की बात करें, प्रोटोजोआ जनित की बात करें तो यहाँ पर पापा, ट्रिक ध्यान में रखनी कि पापा काम पर सोते हैं। पापा कहाँ सोते हैं, काम पर। पापा से जो आता है आपका पायरिया, पायरिया जो है किससे संबंधित रोग है, पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस बोल देते हैं। ये हमारे मसूड़े से संबंधित यानी दांतों से संबंधित रोग है। इसमें एंट अमीबा जिंजीवेलिस, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, पायरिया के एंट अमीबा जिंजीवेलिस। दूसरा जो रोग ध्यान रखना है, का से काला आजार, क्या बोलते हैं, काला आजार, या इसे बोला जाता है लिस्मानियासिस, या इसे बोला जाता है ब्लैक फीवर। एक तो थी ब्लैक मौत, जिसे अपन काली मौत बोल देते हैं, और यह है काला बुखार। काला बुखार अलग है, काली मौत अलग है। काली मौत बोलते हैं अपन प्लेग को, जो एक जीवाणु जनित बीमारी है, जबकि काला आजार या काले बुखार जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, लिस्मानियासिस या काला आजार को। इसके बैक्टीरिया का नाम इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है, लिस्मानिया डोनोवानी। क्या है, लिस्मानिया डोनोवानी। फिर बात करें मलेरिया, मलेरिया का रोग वाहक है, रोग कारक है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम, या इनके प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। फिर बात करते हैं पर से आपका आ गया पेचिस, जिसे अपन अमीबिया पेचिस बोल सकते हैं, अमीबता बोल सकते हैं, अमीबियासिस बोल सकते हैं। इसके जो प्रोटोजोआ का नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो हमारे प्रश्न के अंदर भी पूछा गया था। फिर बात करें अफ्रीकन निद्रा रोग, जिसे अपन बोल देते हैं ट्रिप्नोसोमियासिस, ट्रिप्नोसोमियासिस। इसका जो रोग कारक है वो क्या है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, या इसे ब्रूसेई के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं अतिसार या प्रवाहिका या डायरिया, जो जियार्डिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। डायरिया मैंने बताया था कि जो जीवाणु होते हैं, जो साइजेला समूह के जीवाणु होते हैं, उनसे भी डायरिया होता है। और यहाँ पर जो जियार्डिया नामक जो प्रोटोजोआ, इससे भी क्या होता है, डायरिया होता है। ठीक है, डायरिया की बात करें। फिर बात करें ट्राइकोमोनियासिस, कौन सा रोग है, ट्राइकोमोनियासिस। इसका जो प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, या टॉक्सोप्लाज्म की सामान्य जाति का प्रोटोजोआ है। किस जाति का, टॉक्सोप्लाज्म की सामान्य जाति का जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ये जो बैक्टीरिया है महिला की योनि में पाया जाता है। ठीक है, बात करें टॉक्सीप्लाज्मोसिस, इसका जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई। ये नाम थोड़े टफ लगेंगे लेकिन याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपकी जो आरबीएससी की बुक है, आरबीएससी की बुक के अंदर ऐसे कैसे दे रखा है, तो ये नाम अपने को ध्यान रखना है, ट्राइकोमोनियासिस और टॉक्सीप्लाज्मोसिस अपने को ध्यान में रखना है। दोनों रोग थोड़े यहाँ पर नए हैं, क्योंकि
पिछली बार भी हटके क्वेश्चन पूछा था, तो क्या पता इस बार भी हटके क्वेश्चन पूछ ले। पायरिया, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक रोगों की। मलेरिया की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रोग है मलेरिया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मलेरिया से संबंधित। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया के अंदर रोग कारक प्लाज्मोडियम की बात करें, इसका रोग कारक क्या है? प्लाज्मोडियम, यानी इसका प्रोटोजोआ किसके कारण फैलता है? प्लाज्मोडियम। अब बात करना है कि प्लाज्मोडियम की भी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती? 4। 4 में सबसे पहले होती है वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम लेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम। अगर मैं बात करूं सबसे सामान्य जाति का जो प्लाज्मोडियम होता है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। लेकिन सबसे जो घातक, सबसे जो खतरनाक होता है वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम सबसे घातक मलेरिया, और इसी मलेरिया को अपन बोलते थे दिमागी बुखार। क्या बोल देते हैं? दिमागी बुखार। इसके जो रोग वाहक है वो क्या है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। किसकी? मलेरिया की जो रोग वाहक कौन सी है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। जबकि डेंगू रोग की बात करें तो वहां पर मादा एडिज मच्छर रोग वाहक के रूप में कार्य करती है। संक्रमण की बात करें तो ये जो वायरस, सॉरी, ये जो प्रोटोजोआ है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? प्राथमिक पोषी के रूप में, यानी ये किसमें प्रवेश करता है? मच्छर में। किसमें? प्राइमरी होस्ट जो होता है प्राथमिक पोषी, यानी सबसे पहले ये मच्छर में जाता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम लैंगिक अवस्था में रहता है। फिर बात करें द्वितीय जो पोषी होता है, कोशी नहीं होता, ये पोषी, यानी सेकेंडरी जो होस्ट होता है वो मनुष्य, यानी ये पहले किसके अंदर जाता है? मच्छर के अंदर, और मच्छर के द्वारा फिर कहाँ आता है? मनुष्य में, और अलैंगिक अवस्था में रहता है मनुष्य के अंदर। मच्छर के काटने से ये प्लाज्मोडियम किस अवस्था में? स्पोरोजोइट अवस्था में। पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस अवस्था में ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है? स्पोरोजोइट अवस्था के अंदर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। जो ये है मनुष्य की मच्छर की लार में पाई जाती है। ये परजीवी क्या करता है? मनुष्य की जो यकृत कोशिकाएं होती है, जो लीवर सेल होती है, और लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी होती है, उनकी गुणन या वृद्धि करता है। आरबीसी की संख्या में वृद्धि करेगा या यकृत की कोशिकाओं में वृद्धि करता है। और साथ ही क्या करता है? जिससे क्या होता है? हीमोजोइन या हीमोजोइक एसिड बनता है। हीमोज्वाइन या हीमोजोइक एसिड बनता है, जिससे क्या होता है? ठंड या कपकपी या ठिठुरन या जवर का कारण क्या होता है? इसमें हीमोजोइक, यानी मलेरिया के अंदर जो हमें ठंड लगने का कारण या कपकपी लगने का कारण या तीव्र जवर आने का कारण क्या है? हीमोज्वाइन। क्या है? हीमोज्वाइन या हीमोजोइक एसिड है। बात करें आगे, इसी मलेरिया की आगे बात करते हैं। मलेरिया के अंदर प्रभावित अंग हमने बात कर ली, क्योंकि यकृत की कोशिकाओं और आरबीसी की कोशिकाओं, आरबीसी में क्या करता है? कमी करता है। तो प्रभावित भी किसी को करेगा? यकृत और आरबीसी को। बात करें लक्षण क्या है? रोग होने पर सिर में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, और रोगी का जी मिचलाता है और उल्टियां होने लगती है। सर्दी होकर तेज जवर बढ़ता है। बचाव क्या करते हैं? इस रोग में मलेरिया फैलने के मौसम में 300 मिलीग्राम कुनेन प्रतिदिन, 300 मिलीग्राम कुनेन प्रतिदिन क्या करना चाहिए? खाते रहना चाहिए। पानी को उबाल कर पिए, सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर खाएं, ठीक है। उसके साथ आसपास अथवा घर में ठहरे हुए जल का निकास, यानी मच्छर कम पनपे, ठीक है। और उन्हें नष्ट करने के लिए, मच्छर या उन्हें नष्ट करने के लिए क्या करते हैं? डीडीटी का छिड़काव, गैमेक्सिन या मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए। मच्छरों की संख्या कम। अब क्या करते हैं? अभी जो तालाब जो होते हैं, तालाब के अंदर मच्छरों की संख्या को कम करने के लिए क्या करते हैं? आजकल जो मच्छी आती है, एक आती है गैम्बुसिया नामक मछली। ये क्या करती है? जो प्लाज्मोडियम का लार्वा होती है उसको क्या करनी है? खाने का कार्य करती है। कौन? गैम्बुसिया मछली, ठीक है। उपचार में बात करें तो सिंकोना जो पादप है, जो एक आवर्तबीजी पादप है। अब यहां से भी क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ये वाला, यहां से सिंकोना पादप का नाम न देकर क्या पूछ लिया? आवर्तबीजी पादप। यानी जो सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है कुनेन, कुनेन या क्विनीज नामक जो औषधि होती है वो किस पादप से प्राप्त करते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आरएस प्री के अंदर। आरएस प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सिंकोना या कुनेन की बात करें, कुनेन या क्विनी जो है नामक औषधि वो किससे प्राप्त की जाती है? तो वहां पर सिंकोना न देकर क्या दे दिया? आवर्तबीजी पादप। तो पूछ लिया जाता है सिंकोना पादप कौन सा है? आवर्तबीजी पादप। इस पादप की छाल से प्राप्त होती है जिसे अपन बोलते थे कुनेन या क्विनी। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिंकोना ऑफिशियल
CNLS, इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का उपयोग करना चाहिए। बात करें इसका परीक्षण जो होता है वो MPT होता है, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट होता है। इस परीक्षण से अपन पता लगा सकते हैं कि रोगी को मलेरिया हुआ है या नहीं है। आगे बात करते हैं, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी ध्यान में रखना है। मलेरिया के अंदर चार्ल्स लेब्रोन नामक एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, चार्ल्स लेब्रोन ने क्या बताया कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। यानी मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ये किसने बताया था? चार्ल्स लेब्रोन ने बताया था, जो कि कहाँ के थे? फ्रांस के वैज्ञानिक। फिर बात करें, ये मलेरिया रोग जो है मादा एनाप्लिज मच्छर के कारण होता है। ये किसने बताया? रोनाल्ड रोस ने। किसने बताया? रोनाल्ड रोस ने। ये क्या है? एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, रोनाल्ड रोस। बात करते हैं, फिर बात करें कि टू यू, एक चीन का वैज्ञानिक था जिसका नाम है टू यू। इन्होंने मलेरिया की जो है संश्लेषित औषधि आर्जिमिटोन का निर्माण किया। यानी संश्लेषित औषधि बनाई। जो सिंकोना थे, जो कुनैन थी, वो तो क्या थी? एक प्राकृतिक औषधि थी। लेकिन ये जो संश्लेषित औषधि जिसका नाम है आर्जिमिटोन, इसका निर्माण किसने किया? चीन के वैज्ञानिक टू यू ने इसका निर्माण किया, तथा इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ये किसने बताया? चार्ल्स लेब्रोन ने बताया। मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये किसने बताया? रोनाल्ड रोस ने बताया, जो ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। और टू यू ने क्या है? मलेरिया की जो संश्लेषित औषधि है उसका निर्माण किया, जिसका नाम है आर्जिमिटोन का निर्माण। ठीक है, आगे बात करें। अमीबियासिस या अमीबिया पेचिस, जिसे अपन अमीबता बोल देते हैं। और ये भी क्या है? एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। कौन सी है? प्रोटोजोआ जनित बीमारी का नाम है। बात करें इसके रोगजनक का, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। पायरिया की बात करें तो उसके जो प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। यहाँ पर कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका जो संक्रमण होता है वो रोग का प्रसार किसके द्वारा? मक्खियों, वायु एवं जल द्वारा। मक्खियों, वायु और जल, यानी हवा के माध्यम से, मक्खियों के माध्यम से और जल, तीनों का अपने को ध्यान रखना है। इसका प्रसारण ऐसे होता है। इसमें क्या होता है? जंतु की जो ट्रोफोजोइट अवस्था होती है, जंतु की ट्रोफोजोइट अवस्था में, यानी इस जो रोग कारक की बात करें या रोगजनक की बात करें, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये ट्रोफोजोइट अवस्था में हमारी आंतरिक की भित्तियों में क्या करता है? प्रवेश करता है और कुछ एंजाइम का स्त्राव करता है, जो हमारे ऊतक या हमारी कोशिकाओं को अपघटन में सहायक होता है। जो कोशिकाओं का क्या कर लेता है? अपघटन कर लेता है। इससे उन स्थानों पर क्या बन जाते हैं? छोटे छालों के समान उभार बन जाते हैं। उभार बनने लग जाते हैं और उसमें क्या बढ़ता है? श्लेष्मा भरा रहता है। और ये उभार जो होते हैं, ये जो द्रव होता है वो क्या आंत्र में फटकर क्या करते हैं? बिखर जाते हैं और जो मल के साथ क्या बाहर आने लग जाता है। इस समय रोगी को क्या आता है? बुखार तो नहीं आता, लेकिन दिन भर में पेट में क्या होते हैं? मरोड़े चलने लगते हैं। मरोड़े चलते हैं और क्या करता है? दस्त के साथ रक्त भी निकलता है। दस्त के साथ क्या आता है? ब्लड भी आने लगता है और रोगी बहुत कमजोर होता है। बचाव कैसे? रोग से बचाव के लिए क्या करते हैं? पानी को उबाल कर पीना चाहिए और क्या है? खुला भोजन एवं अन्य खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। और घरेलू मक्खी इस रोग के यांत्रिक वाहक का कार्य करती है, इसलिए घरेलू मक्खी का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। उपचार के लिए प्रोटोजोन जो डिजीज होती हैं, यानी प्रोटोजोआ जनित बीमारियां होती है, उनके उपचार में अपन एंटीबायोटिक भी काम में ले सकते हैं। ORS का उपयोग भी अपन कर सकते हैं। बात करें कुछ, जैसे एमेटिन है, फ्यूमेजिलिन है, मेट्रेनिडाजोल है, ये सभी इसके अंदर काम में आने वाली दवाइयाँ। फल तथा सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट से भी क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। तो ये अमीबियासिस की बात करी हमने, अमीबता की बात करी या अमीबिया पेचिस की बात करी। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पर रोग आता है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। ये रीट 11 2021 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। किसकी कमी से? विटामिन ई। L1 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अभी बात भी करी थी हमने, बता दिया पिछली क्लास के अंदर, मैंने आपको बताया है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। याद है, सबको याद होना चाहिए अब तो, क्योंकि पहली क्लास के हमने
पहली क्लास में हमने विटामिन से संबंधित सभी रोगों की चर्चा कर ली थी। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे ऐसे प्रश्नों के अंदर जिनकी हमने चर्चा कर ली। बात करते हैं इसमें क्वेश्चन 19 की बात करें कि निम्न में से कौन से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण है। अब जीवाणु जनित रोग के उदाहरण अगर आपको ध्यान है, पता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। कुष्ठ रोग जीवाणु जनित बीमारी है। क्षय रोग जिसे अपन टीबी बोल देते हैं, ये भी क्या है, जीवाणु जनित बीमारी है। डिफ्थीरिया ये भी क्या है, जीवाणु जनित बीमारी है। इसके साथ टिटनेस भी क्या है, जीवाणु जनित बीमारी है। सारी क्या है यहाँ पर टिटनेस, तो क्या है 1 2 3 4 चारों ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। चारों बीमारियां किससे संबंधित है, हमारे जीवाणु जनित रोगों से संबंधित हैं। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका रीट L2 मेंस का जो एग्जाम हुआ था 25 फरवरी 2023 को, जो एग्जाम हमने भी दिया था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी हमने क्वेश्चन किए अभी तक वो सभी पिछली जो हमारी रीट है, रीट के अंदर आए हुए हैं, वो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे अपने अलग अलग एग्जाम्स, जैसे LDC है, राजस्थान पुलिस है, स्टेनोग्राफर है, उसके अंदर जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे अपन। यहाँ तक हमने रीट में आए हुए क्वेश्चन की बात करी, ठीक है। आगे बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। वही, अगर आपको जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। बात करें पोलियो तो वायरस जनित बीमारी है, वायरस से होता है, ठीक है। एंटेरो वायरस की बात करें, जिसे पोलियो वायरस के नाम से जानते हैं, उससे होता है। फाइलेरियासिस की बात करें, ये जो है कृमि जनित बीमारी है। कौन सी बीमारी है, कृमि जनित। आगे आएंगे कृमि जनित रोग कौन कौन से हैं। कृमि जनित बीमारी कौन सी, फाइलेरियासिस। टाइफाइड की हमने बात कर ली। हीमोफीलिया क्या है, ये एक आनुवंशिक रोग है। और आनुवंशिक रोग है, क्या है ये, आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है, और ये अपने को पढ़नी नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीवाणु जनित बोला है, जीवाणु द्वारा होता है, तो जीवाणु द्वारा कौन सा हो रहा है, टाइफाइड। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब लास्ट के अंदर देख लेते हैं एक दो रोग अपन, फिर जैसे यहाँ पर हेलमंथीज से संबंधित या कृमि जनित रोग या निमेटेड से संबंधित कौन कौन से रोग है उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ से ध्यान रखना है कि फंटा है, ट्रिक का नाम क्या है, फंटा है। क्या है, फंटा है। फंटा से ध्यान रखना है, फंटा में आपको ध्यान रखना है एफ से क्या रोग होता है, कौन सा रोग आता है, फाइलेरिया या फाइलेरियोसिस। क्या होता है, फाइलेरिया या फाइलेरियोसिस, जो वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाइस से होता है। कौन से कृमि से होता है, वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई नामक जो कृमि होता है उससे होने वाला रोग है, या हेलमिंथिस से होने वाला रोग है। बात करें एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स नामक कृमि से होने वाला रोग है। ड्रैकन क्लोसिस, या इसे नारू रोग बोल देते हैं, या इसे ही क्या बोल देते हैं, गिनी कृमि रोग। ये जो है ड्रैकन कुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि से होने वाला रोग है। टीनिया सोलियम से होने वाला रोग है। बात करें एंटेरोबियसिस, ये जो है एंटेरोबियम वर्मिकुलरिस नामक कृमि से होने वाला रोग है। बात करें हुकवर्म जो है गोल कृमि से होने वाला रोग है। ये सारे रोग क्या है, किससे संबंधित है, आपके हेलमंथीजी या कृमि जनित या निमेटोड या हेलमंथीज से संबंधित है। कौन कौन से, फंटा है। बात करते हैं यहाँ तक, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, इसमें इससे संबंधित एक रोग की अपन बात कर लेते हैं, फाइलेरियोसिस की बात कर लेते हैं। फाइलेरिया जिसे हाथी पांव रोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाथी पांव रोग। क्या बोल देते हैं इसको, हाथी पांव रोग बोल देते हैं, या इसी को बोला जाता है श्लीपद बोला जाता है, या इसे ही फील पांव बोला जाता है, या इसे ही एलिफेंसियसिस बोला जाता है। ये सभी इसी के नाम है। अब किसी भी रोग का नाम देकर बोल सकते हैं, ठीक है। इसके जो रोग जनक का नाम है, क्या है, इसके रोग जनक का नाम बात करते हैं। इसके जो रोग जनक का नाम है, रोग कारक का नाम है वुचेरेरिया या विथनेरिया ब्रैंकोप्टाई। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा वरुगिया मेलाई या डब्लू मलाई के नाम से
ये क्वेश्चन भी आया था हाल ही के अंदर, जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके 22, 23, 24 तारीख को हुआ था। उसमें किसी पारी में या लास्ट पारी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि आएगा आगे क्वेश्चन भी है। वाहक की बात करें तो वाहक है मादा क्यूलेक्स मच्छर, वरुगिया या वुचरेरिया मेलाई बोल सकते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर। दोनों, मादा क्यूलेक्स मच्छर भी होता है और मादा एनाफिलीज मच्छर, दोनों वाहक का कार्य करते हैं। इसमें प्रभावित अंग होती है जो हमारी लसिका वाहिनियां होती है, लिम्फेटिक जो विंस होती है वो क्या कर देती है, और ग्रंथियां जो होती है वो क्या कर जाती है, फूल जाती है। ठीक है, और फूल जाने के कारण इसे क्या बोल देते हैं, फाइलेरियासिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फाइलेरियोसिस बोल देते हैं। लक्षण क्या होता है, हाथ, कंधे, छाती और पाँव में स्थायी सूजन, और वर्षण कोष में भी क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। पाँव पाँव में इतनी सूजन आ जाती है कि जो पाँव जो होता है वो हमारी हाथी के समान हो जाता है, इसलिए इसको बोल देते हैं हाथी पाँव रोग भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका उपचार जो है, इसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती है, जैसे हेट्राजन दवाइयाँ, दही, हेट्राजन दवाइयाँ लेनी चाहिए इसमें, दही, केला, चर्बी तथा प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या करी, जो 10 क्वेश्चन हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किए, और इसके अंदर हमने कोशिश की कि हर क्वेश्चन को हम डिटेल से समझे, डिटेल से समझाने की कोशिश की। इसके अंदर कुछ प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारियों की हमने बात की, कुछ कर्मी जनित बीमारियों की हमने बात की, और कुछ वायरस जनित बीमारियों की हमने बात की। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल या अपना चैनल गवर्नमेंट क्लासेस टॉक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी क्लास के साथ। लगातार हम रीट से संबंधित, रीट को टारगेट करते हुए अपन चलने वाले हैं, और रीट टेस्ट से संबंधित ही क्या करेंगे अपन, आगे जो है रीट को टारगेट करते हुए अपन क्लासें लेकर आने वाले हैं। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप इस मुहिम के अंदर मेरा साथ देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।